हौसलों के तर्कस में कोशिश का वो तीर जिंदा रखो, हार जाओ चाहे जिंदगी में सब कुछ, मगर फिर से जीतने की उम्मीद जिंदा रखो। आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube क्लासेस पे। आज हम लोग CBSE NDP बोर्ड क्लास 11 का मैथ पढ़ेंगे और मैथ में कॉम्प्लेक्स नंबर एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशंस पढ़ेंगे। इसमें मैंने एक लेक्चर दिया हुआ है, अगर आपने उसे नहीं देखा है तो एक बार जरूर देखें और अपना बेसिक कंसेप्ट मजबूत करें, जिसमें मैंने कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, कैसे हम प्योर इमेजिनरी पार्ट निकालते हैं, प्योर रियल पार्ट्स, बहुत कुछ बेसिक टर्म पढ़े थे, जिसमें कॉन्जुगेट क्या होता है, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या होते हैं, वो सब हमने बातें की हैं। तो आज हम पढ़ेंगे थोड़ा सा आगे और अपने कंसेप्ट को और मजबूत करेंगे। तो चलिए हम अपने इस नए क्लास को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन होगा, फाइंड रियल थीटा सच दैट 3 + 2i sin थीटा अपॉन 1 - 2i sin थीटा इज प्योरली रियल। आपको उस थीटा की वैल्यू बतानी है जिसके कारण जो ये कॉम्प्लेक्स नंबर दिया हुआ है ये रियल हो जाए, यानी ये रियल हो जाए। तो आप समझ रहे हो, यानी इसका हमें रियल इमेजिनरी पार्ट जीरो करना पड़ेगा, तभी तो रियल बन पाएगा भाई। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ आप देखो तो ये एक बार नीचे में कुछ टर्म्स हैं, तो हमें नीचे क्या लाना पड़ेगा, हमें कुछ आई की वैल्यू को हटाना पड़ेगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। प्यारे बच्चों, क्वेश्चन आपका ये, यानी ये कॉम्प्लेक्स नंबर आप समझ रहे हो, कॉम्प्लेक्स नंबर किस फॉर्म का होता है, a + ib के फॉर्म में। a कोई रियल नंबर होगा, b भी कोई रियल नंबर होगा, प्लस ib। तो यहाँ पर भी i है और एक कोई रियल नंबर है, तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर है आपका, ठीक है। आप इसको z भी बोल सकते हो, आपकी इच्छा, ठीक है। अब मैंने उसमें बताया था कि नीचे जब अगर हम इसको हमें सिंपल करना है तो अगर नीचे i दिख रहा है तो आपको i हटाना पड़ेगा। तो हटाने के लिए क्या करते हैं, यहाँ पर माइनस है तो इसके प्लस वाले से हम मल्टीप्लाई करते हैं, यानी इसका कॉन्जुगेट। कॉन्जुगेट का मतलब क्या होता है, जैसे देखो अगर a + ib कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है तो इसका कॉन्जुगेट क्या होगा प्यारे बच्चों, कॉन्जुगेट ऑफ z, तो a - ib होगा, ठीक है। बातें क्लियर। जैसे आप इससे पहले भी पढ़े होगे, जो बेसिक मैथ पढ़ोगे पॉलिनोमियल वगैरह, तो जिसमें हम नीचे वाली चीज़ों को हटाने के लिए क्या करते थे, यहाँ पर माइनस था तो हम इसको रेशनलाइज करते थे प्लस वाली चीज़ों से। बातें समझ रहे हो, ठीक है। तो वही कहानी यहाँ पे भी लगेगी, यहाँ पे माइनस है तो हम प्लस से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। 3 + 2i sin थीटा 1 - 2i sin थीटा किससे मल्टीप्लाई होगा, 1 + 2i sin थीटा 1 + 2i sin थीटा। इतनी बात है क्लियर। अब देखो ये a - b बन जाएगा, ये a + b बन जाएगा। तो मैंने ये भी बताया था जितने कॉम्प्लेक्स नंबर है एक्सपेंशन के रूल को फॉलो करते हैं। जैसे अगर कोई मान लो z1 यहाँ पर कॉम्प्लेक्स नंबर है, दूसरा z2 कॉम्प्लेक्स नंबर, मैं इसका स्क्वायर करूँगा तो ये रूल फॉलो करेगा, z1² + z2² + 2z1 × z2। इतनी बातें क्लियर, ठीक है। तो यहाँ पे a + b a - b का फॉर्म हो जाएगा, तो a² - b², ठीक है, a² - b², ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखिए 3 + 6i sin थीटा + 2i sin थीटा + 4i² sin² थीटा, ठीक है। इतनी बातें क्लियर, आपको समझ सकते हो। 3 × 1 = 3, 3 × 2 = 6i sin थीटा, ठीक है। अब देखो i² की वैल्यू आपको मालूम है -1 होती है, तो हम क्या करेंगे, 3 + ये 6i sin थीटा, ये + 2i sin थीटा, कितना हो जाएगा, 8i sin थीटा, ठीक है। यहाँ पे कितना हो जाएगा, i² की जगह पर -1, -1 का मतलब -4 sin² थीटा, ठीक है भाई। यहाँ पर भी क्या होगा, i² की जगह पर -1, तो माइनस क्या हो जाएगा, +1 + 4 sin² थीटा। अब देखो नीचे मुझे i दिखा नहीं दिखा, तो ये सिंपल हो गया ना। अब आप इसमें स्प्लिट कर सकते हो, देखो कैसे स्प्लिट करते हैं। रियल पार्ट क्या क्या हो जाएगा, ये 3 ये और ये वाला, ठीक है। तो लिख सकते हैं रियल पार्ट में 3 - 4 sin² थीटा बाई ये, और एक इमेजिनरी पार्ट हो जाएगा आपका 8i sin थीटा अपॉन 1 + 4 sin² थीटा। इतनी बातें क्लियर, ठीक है। आपको ये समझ में आ रहा होगा। अब बोला क्या है कि ये प्योर रियल हो जाए। प्योर रियल का मतलब भाई इमेजिनरी पार्ट जीरो हो जाए। तो आप देखोगे तो ये रियल वैल्यू देगा, क्योंकि यहाँ पर आई तो है नहीं, ये इमेजिनरी देगा, तो इस इमेजिनरी को जीरो हमें करना पड़ेगा। तो हम क्या शो कर देंगे कि जो इमेजिनरी जो पार्ट है, ठीक है, वो क्या हो जाएगा, 0 के बराबर हो जाएगा। 8 sin थीटा अपॉन 1 + 4 sin² थीटा, ठीक है, = 0, क्योंकि यही तो इमेजिनरी पार्ट है। आई को छोड़ दे तो यही इमेजिनरी पार्ट है, 0 के बराबर। तो 0 कब होगा भाई, जब sin थीटा की वैल्यू 0 होगी, क्योंकि आप जानते हो यहाँ पे वेरिएबल तो ये नहीं, ये कांस्टेंट है, यही तो वेरिएबल है। यही 0 होगा तो ऊपर वाले को 0 कर देगा, नीचे वाले में तो कुछ भी रखो ये तो 1 बना ही रहेगा, ठीक है। तो थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, π 2π, यानी जनरल हम बोल दे तो क्या हो जाएगी, n π, क्योंकि आप जानते हो n
कि किसी वैल्यू के लिए 1 2 3 4 थीटा की वैल्यू क्या होगी 0, साइन थीटा की वैल्यू 0 होगी, यानी साइन पाई 0 होता है, साइन 2 पाई 0 होता है। प्यारे बच्चों, सम यूजफुल एक्सपेंशन मैंने अभी बोला था कि नहीं, जो कॉम्प्लेक्स नंबर Z1 है और Z2 है, इसका हम स्क्वायर करके जैसे हम बेसिक फार्मूला लिखते हैं उसको बना सकते हैं। तो कैसे होता है देख लो प्यारे बच्चों, यहाँ पर हम इसको 2 बार लिख देंगे, Z1 + Z2 2 बार हो गया। अभी आपने पढ़ा था डिस्ट्रीब्यूटिव ला। डिस्ट्रीब्यूटिव ला क्या करता था कि अगर 2 लोग यहाँ पर है ब्रैकेट में A + B और बाहर कोई C है तो C इससे मल्टीप्लाई करेगा C × A C × B, क्योंकि आपका जो कॉम्प्लेक्स नंबर है वो डिस्ट्रीब्यूटिव ला को फॉलो करता है, यानी इस ला को फॉलो करता है। तो मान लेते हैं ये वाला मेरा C है, इधर वाला ये वाला A है और ये वाले B है, ठीक है। तो फाइनली क्या हो जाएगा Z1 + Z2 × Z1 + Z1 × Z2 इतनी बातें क्लियर आपको, ठीक है। अब देखो फाइनली क्या हो जाएगा, आप इससे मल्टीप्लाई करोगे क्योंकि देखो अभी भी तो डिस्ट्रीब्यूटिव ला चल जाएगा क्योंकि A + B बाहर से, डिस्ट्रीब्यूटिव ला अभी भी लगेगा Z1² Z1 × Z2 + Z1 × Z2 + Z2 × Z2 का, यानी सीधा हम स्क्वायर लिख देते हैं, ठीक है, बात है क्लियर। अब देखोगे तो यहाँ पर Z1² बाहर हो गया और ये Z2² हो गया, ठीक है। और यहाँ पे क्या होगा, दोनों सेम है तो 2 टाइम्स ऑफ Z1 × Z2 प्रूफ्स, ठीक है। तो इसमें मेनली कौन सा ला मैंने लगाया, डिस्ट्रीब्यूटिव ला। तो आप याद रखिएगा, आप इसको डिस्ट्रीब्यूटिव ला से प्रूव कर सकते हो क्योंकि भाई कॉम्प्लेक्स नंबर जो है ना ये डिस्ट्रीब्यूटिव ला को फॉलो करता है, ठीक है। आप समझ भी सकते हो करके, कोई अगर आप भूल जा रहे हो तो कोई कॉम्प्लेक्स नंबर ले लो, 3 + I ले लो, एक 6 + 2I ले लो, एक 3I ले लो। इन तीनों कॉम्प्लेक्स नंबर में एक ऑपरेशन कर दो। ऑपरेशन का मतलब 3 + I अंदर कर दो, 6 + 2I अंदर कर दो और बाहर कर दो 3I, और ऐसे ऑपरेशन लगा के चेक कर लो वैल्यू आ रही कि नहीं, सही, ठीक है, बातें क्लियर। तो ऐसे ही जितने भी हैं सभी हो जाएंगे। मैं सीधे डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ आपको फार्मूले, ठीक है। Z1² - Z2² Z1 + Z2 Z1 - Z2, ठीक है। इसको भी आप कर सकते हो, ठीक है। ये अगर दे देगा कि ये ऐसा होगा तो आप कर सकते हो। यहाँ पर भी डिस्ट्रीब्यूटिव ला लगाना है, ऐसे फिर सॉल्व करना, फाइनली आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो आपको मेन चीज़ें समझना है क्या है वो समझते हैं, ठीक है। ये तो आप समझ गए कि भाई ये कॉम्प्लेक्स नंबर जितने एक्सपेंशन है उनको जनरली ये फॉलो करता है, ठीक है। ये फार्मूले हो गए, ठीक है। ऐसे A + B का होल स्क्वायर जैसे हम समझते हैं उस तरह हम समझ लें, ठीक है। इसी तरह A + B का होल क्यू के पे भी लागू हो जाएगा, Z1 + Z2 का होल क्यू। तो उसको करने के लिए आप जानते हो, प्रूफ भी किए होगा बेसिक क्लासेस में, ठीक है। हम Z1 + Z2 पहले लिखते हैं, फिर Z1 + Z2 का होल स्क्वायर, फिर वहाँ पे फिर डिस्ट्रीब्यूटिव लगाते हैं, पहले Z1 + Z2 को एक्सपेंड कर देते हैं, ठीक है। तो ये बेसिक चीज़ें थी, आप एक बार देख के भी बुक में समझ सकते हो, ठीक है। बोला है कि इसको एक्सप्रेस करिए इन द फॉर्म ऑफ A + IB, यानी बोला है कि इन चीज़ों को A + IB के फॉर्म एक्सप्रेस कर दीजिए, ठीक है, यानी एक्सप्रेस करिए। तो हमारे पास कोई है भाई, तो हम क्या कर सकते हैं, A + B का होल स्क्वायर यानी A² + B² + 2A × B, ठीक है। 9 + 16I² + 2 3 6 चौके 24I, ठीक है। इतनी बातें क्लियर होंगी आपको, बेसिक चीज़ है, ठीक है। अब देखो I² होता क्या है, I² होता है -1, ठीक है। तो यहाँ पर 16 - 1 9 + 24I, ठीक है। तो यहाँ पर -16 हो जाएगा, ये 9 है तो -16 का मतलब समझ रहे हो -7, ठीक है। यहाँ पर 24I, तो मेरा चीज़ें बन गई कि नहीं, A + IB का फॉर्म हो गया, बातें क्लियर, ठीक है। तो आपको ऐसे बहुत से क्वेश्चन मिलेंगे जिसको आप एक्सपेंड करके कर सकते हो बेसिक फार्मूले से, जो आप एक्सपेंशन का फार्मूला पढ़े हो, A + B का होल क्यू, A - B का होल क्यू, उन सब चीज़ों पर, ठीक है। देखो प्यारे बच्चों, हमें पढ़ना है क्या, आर्गेंट प्लेन्स एंड पोलर रिप्रेजेंटेशन। जैसे कि आप जो कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ रहे हो, तो कॉम्प्लेक्स नंबर तो भाई हमने पढ़ लिया, ठीक है, x + I/y। तो हमने क्या देखा कि जो ये x था वो कोई रियल नंबर था, y भी क्या था, कोई रियल नंबर था। तो क्या हम इसको किसी x और y प्लेन में, यानी जो हम प्लेन बनाते हैं x एक्सिस और y एक्सिस का हेल्प लेके, उस प्लेन में हम क्या इसको शो कर सकते हैं, तो कर सकते हैं भाई। तो जो ये रियल पार्ट्स है ना x और y, तो ये पॉइंट्स की तरह हो जाएंगे जिसको हम लिख सकते हैं x और y, ठीक है। ये आपका ओरिजिन होता है, ये आपका x एक्सिस आपको मालूम होगा, ये होता है y एक्सिस, ठीक है। तो आप किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को एक प्लेन में रिप्रेजेंट कर सकते हो, उस प्लेन का नाम क्या होगा, आर्गेंट प्लेन्स। और उसमें क्या रिप्रेजेंट कर सकते हो, जो ये रियल पार्ट्स है। रियल पार्ट्स का मतलब क्या है प्यारे बच्चों, कि अगर 2 + 3i आप लिख रहे हो तो 2 रियल है, 3 भी रियल है, ठीक है। आप इसको यहाँ पे लिख सकते हो, ठीक है, यानी 2 और 3, और वाइस वर्सा। जैसे मान लो कोई लिख दिया है यहाँ पे एक पॉइंट लिख दिया 5 और 6, तो 5 और 6 के हेल्प से आप कॉम्प्लेक्स नंबर भी बना सकते हो, यानी 5 + 6i नाम का कोई कॉम्प्लेक्स नंबर होगा, तभी ये पॉइंट्स लिखा गया है। तो आप कॉम्प्लेक्स नंबर में जो x और y है उसको एक
पॉइंट की तरह ट्रीट करके एक प्लेन में लिख सकते हो जिसको हम अर्गाउंड प्लेन बोलते हैं। ठीक है, बातें क्लियर यहाँ तक? ठीक है, अब देखो ये जो ओरिजिन है ना, इस ओरिजिन से जो ये दूरी होती है, जैसे मान लो ये पॉइंट्स आपका यहाँ पर है, ठीक है, एक्स वाई, तो इस पॉइंट्स की जो दूरी होती है उसको हम निकाल सकते हैं। तो उसको कैसे निकालते हैं? आर निकालते हैं, आर बोलते हैं। ठीक है, ये ओरिजिन है तो ओरिजिन पर आपको मालूम ही होता है 0 0 होता है। यहाँ से डिस्टेंस फार्मूला हम लगा सकते हैं, डिस्टेंस फार्मूला की हेल्प से निकाल सकते हैं। तो वैल्यू क्या हो जाएगी? x माइनस 0 का स्क्वायर प्लस वाई माइनस 0 का स्क्वायर। ये बेसिक चीज़ें आप पढ़े हो गए। ठीक है, डिस्टेंस फार्मूला आता होगा कि अगर दो पॉइंट्स हैं तो उनके बीच की हम दूरी भी निकाल सकते हैं, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस। तो फाइनली ये जब निकाला गया तो इसकी वैल्यू भी आई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, यानी आर आया। ओ, तो हमने तो ये पढ़ा था ना मॉड जेड होता है, ये किसके बराबर होता है? मॉड जेड के बराबर। तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे? मॉड जेड यानी मॉडुलस ऑफ जे। ठीक है, मॉडुलस ऑफ जे। उस मॉड से एक मॉड से उस कन्फ्यूजन मत करिएगा, जैसे कि कोई नंबर इसके अंदर है ना तो बाहर आता है तो प्लस हो जाता है, तो उससे नहीं कन्फ्यूजन करना है। ये मॉडुलस ऑफ जे है, ठीक है, कॉम्प्लेक्स नंबर का, जिसमें हम ये करते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, बातें क्लियर? तो यहाँ से यहाँ तक ये चीज़ें हो गई। अब बात आती है कि अब पोलर रिप्रेजेंटेशन कैसे करेंगे, यानी इसको पोलर रिप्रेजेंटेशन कैसे करेंगे। ठीक है, वो समझते हैं। तो देखो प्यारे बच्चों, एक दो पॉइंट्स में पहले समझा देता हूँ। जैसे यहाँ पर लिखा है 3 माइनस आई, तो इसको कैसे शो करोगे उसमें? तो देखो 3 है, 3 मतलब रियल पार्ट्स है और ये वाला क्या है? इमेजनरी पार्ट्स है। ठीक है, तो 3 कहाँ होगा? इधर होगा, और यहाँ पे क्या है? 1 होगा। भाई समझ रहे हो ना, -1 तभी तो 3 माइनस 1 यहाँ पे होगा कहीं। ठीक है, 3 माइनस 1, इस पॉइंट्स को हमने, इस कॉम्प्लेक्स नंबर के रियल पार्ट्स को हमने यहाँ पे लिख दिया ये पॉइंट्स के रूप में, और यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी होगी वो आर कहलाएगी या मॉड ऑफ जेड मॉडुलस जेड कहलाएगी। ठीक है, बातें क्लियर आपको? ठीक है, अब हम आगे चलते हैं कि पोलर रिप्रेजेंटेशन क्या होता है। इस जो अर्गेंड प्लेन है ना, इसको हम कॉम्प्लेक्स प्लेन भी बोलते हैं। ये भी याद रखिए, कोई पूछ सकता है कॉम्प्लेक्स प्लेन क्या होता है, तो बातें आप समझ रहे हो कॉम्प्लेक्स प्लेन क्या होता है। ठीक है, अर्गेंड प्लेन को ही बोलते हैं, जिसमें हम क्या करते हैं, जो कॉम्प्लेक्स नंबर होता है ना उसमें जो रियल पार्ट्स हैं, यानी रियल नंबर्स हैं, जो यानी रियल नंबर है जो, उसको हम इस प्लेन में दिखाते हैं। ठीक है, तो अब पोलर रिप्रेजेंटेशन क्या होगा? जैसे मान लो ये कॉम्प्लेक्स नंबर है आपका x प्लस आई वाई। ठीक है, आपने मॉडुलस जेड समझा कि मॉडुलस जेड होता है क्या, यानी आर होता है क्या है? आर क्या होता है? ओरिजिन से पॉइंट के बीच की दूरी तो होती है, यही तो मैंने बताया, वही आर मॉड जेड के बराबर था। ठीक है, अब देखो यहाँ पर अगर मान लो कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है, ठीक है, उस कॉम्प्लेक्स नंबर का पॉइंट्स यहाँ पर है जिसका नाम है एक्स और वाई पॉइंट्स। ठीक है, ये वाले। ठीक है, तो ये ओरिजिन है, तो ओरिजिन से दूरी होगी भाई, कुछ होगी, उस दूरी का नाम क्या होगा? आर मान लेते हैं। ठीक है, आर है, और यहाँ से ये कुछ एंगल बना रहा होगा, एंगल हम ऐसे लेंगे, समझ रहे हो, एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, तो यहाँ पे थीटा होता है एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, तो बातें क्लियर? अब देखो यहाँ पे क्या होगा कि जो ये x है ना, हम x को रिप्लेस कर सकते हैं r के फॉर्म में। कैसे कर सकते हैं? जैसे आप बेसिक चीज़ें पढ़े होंगे कि अगर यहाँ पे थीटा है और ये r है और ये x है, ये y है। ठीक है, तो अब तुमसे मैं बोलूँ कि x को r के रूप में बना दो, यानी x की वैल्यू r के टाइप बना दो। ठीक है, तो कैसे बनाओगे? तो cos थीटा आप पढ़े हो, cos थीटा इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेनस, क्योंकि 90 है यहाँ पर, बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी प्यारे बच्चों? r cos थीटा। इतनी बात तो क्लियर? उसी तरह मैं बोल दूँ इस y को आप r के फॉर्म में बना दूँ तो sin थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा? y अपॉन r, क्योंकि परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, तो r sin थीटा इक्वल टू y। इतनी बातें क्लियर? तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, जो ये x वाला टर्म्स है ना, ये जो x वाला पॉइंट है, इसको हम लिख सकते हैं r cos थीटा, और y वाले को क्या लिख सकते हैं? r sin थीटा। मैंने वहाँ से चेंज कर दिया। ठीक है, तो फाइनली जो आपका ये कॉम्प्लेक्स नंबर है जो किस में था? ऐसे था, यानी रियल जो भी नंबर लिखे हैं तो उसमें था। ठीक है, अब उसको मैं पोलर फॉर्म में चेंज कर दूंगा। ठीक है, तो पोलर फॉर्म में चेंज हो जाएगा। ठीक है, r cos थीटा प्लस आई आर साइन थीटा। ठीक है, बात क्लियर? तो यही क्या हो गया? पोलर रिप्रेजेंटेशन। अब थीटा की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक हो सकती है, तो आप जान रहे हो थीटा कहाँ से कहाँ तक हो जाएगा। ये पूरा ऐसे प्लेन है तो कभी पॉइंट यहाँ पे हो सकता है, कभी पॉइंट से यहाँ पे, कभी यहाँ पे। तो थीटा की वैल्यू 0 से 2 पाई के बीच तक हो सकती है। ठीक है, यानी 0 के बराबर और 2 पाई तक, 0 से लेकर 2 पाई से पहले तक। ठीक है, क्योंकि अगर आप 2 पाई पाओगे तो ये लाइन हो जाएगी तो 0 ही कहलाएगी ना भाई, ये लाइन 0 भी कहला सकती है, 2 पाई भी कहलाएगी। ठीक है, एंगल तो ये यहाँ से यहाँ तक होगी। लेकिन जब हम इसको रिप्रेजेंटेशन करेंगे किसी पॉइंट्स को, तो उसमें थोड़ा हम बाउंडेशन रखेंगे। क्या रखेंगे कि अगर मान लो आपका पॉइंट्स यहाँ पे आ गया, ठीक है, तो हम यहाँ से एंगल ट्रीट कर लेंगे। कहाँ से कर लेंगे? यहाँ से एंगल ट्रीट कर लेंगे। तो आप मालूम है जब हम ऊपर जाते हैं तो एंगल की वैल्यू को पॉजिटिव दिखाते हैं। क्या दिखाते हैं? पॉजिटिव, यानी ऐसे जाते हैं तो एंटी क्लॉकवाइज में पॉजिटिव। लेकिन जैसे ही क्लॉकवाइज में चलेंगे तो एंगल की वैल्यू को क्या दिखाते हैं प्यारे बच्चों? निगेटिव दिखाते हैं। ठीक है, इतनी बातें आप समझ रहे हो। तो फाइनली हमारा जो थीटा होगा वो कहाँ से कहाँ तक हो जाएगा? लिख देंगे जो प्रिंसिपल वैल्यू होगा थीटा का, वो मैं बात कर रहा हूँ।
थीटा की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक हो जाएगी, 0 से लेकर पाई तक। तो ये आपका हो जाएगा। थोड़ा समझ लेना, जो थीटा होता है ना इसको आर्गूमेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, आर्गूमेंट। ठीक है, तो आपसे पूछ सकता है ये थीटा क्या कहलाएगा यहाँ पर, आर्गूमेंट ऑफ जे, यानी जो कॉम्प्लेक्स नंबर है उसका थीटा क्या है, आर्गूमेंट है। ठीक है, तो आर्गूमेंट जेड की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक होगी, तो ये भी याद रखिएगा, आर्गूमेंट जे की वैल्यू होगी आपकी, आर्गूमेंट जेड की वैल्यू -पाई से लेकर पाई तक होगी। ठीक है, बोल सकते हैं, या तो एक बार इस पे इक्वल दिखा दो या इस पे इक्वल दिखा दो, किसी एक पे इक्वल दिखा दोगे तो बात क्लियर हो जाएगी, क्योंकि -पाई तो वही पॉइंट्स होगा जो इधर से पाई आएगा। बात क्लियर। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक होगी आर्गूमेंट जेड की वैल्यू। आर्गूमेंट जेड होता क्या है, वो एक थीटा ही है जो एंगल है। ठीक है, यहाँ पर अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है जिसमें क्या दिया हुआ है कि जो जेड है इस फॉर्म का x + i y का, और बोल दिया कि जो यहाँ पर रियल पार्ट्स है वो 0 के बराबर है, तो जेड की वैल्यू क्या हो जाएगी, i y। यानी जब इसका हम पॉइंट्स बनाएंगे, ठीक है, इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे, जैसे कि किस प्लेन पे, कॉम्प्लेक्स प्लेन या अर्गेंट प्लेन पे, तो आई वाई मतलब ये सीधे किस पे चला जाएगा, देखो यहाँ पे कहीं आएगा ना y, क्योंकि x की वैल्यू तो 0 है, तो ये प्योरली इमेजनरी हो जाएगा। बातें क्लियर। ठीक है, इसी तरह बोल दे कि जो ये इमेजनरी पार्ट है वो 0 है, तब उस समय रियल हो जाएगा, तो रियल का मतलब वो यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, x करके वैल्यू, भाई y 0 हो गया तो सिर्फ x ही तो बचा, तो ये प्योरली रियल हो जाएगा। ठीक है, कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, बातें क्लियर। यानी जो मेरा कॉम्प्लेक्स नंबर था वो प्योरली रियल हो गया, कब, जब ये y वाली वैल्यू 0 हो गई तो। ठीक है, ये समझ सकते हो। अब देखो इसका जो कॉन्जुगेट होता है ना, जैसे ये z लिखा है, तो z भाई कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है। एक चीज़ याद रखिएगा, ये कॉम्प्लेक्स नंबर z है, तो इसका जो कॉन्जुगेट होता है वो क्या होता है, अभी पढ़े थे कि पीछे बस हम क्या लगा देते हैं, जो इमेजनरी पार्ट है उसका साइन चेंज करके माइनस कर देते हैं। ठीक है, बातें क्लियर। अगर कोई माइनस में है तो उसका क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ये भी याद रखना, अगर मान लो x - i y हो गया तो इसका क्या हो जाएगा, x + i y। इतनी बातें क्लियर आपको। ठीक है, ये क्या है, इसका कंजुगेट है। ठीक है, अब इनको जब शो करोगे ना नंबर लाइंस पे, यानी ये इस प्लेन पर, सॉरी कॉम्प्लेक्स प्लेन पे या अर्गेंट प्लेन पे, तो क्या होगा कि पहले मान लो आपने इसको शो किया, इस कॉम्प्लेक्स नंबर को, तो ये पॉइंट्स मान लो ये x y यहाँ पे मिला, लेकिन जैसे ही इसका जो कंजुगेट है, इस कंजुगेट को आप शो करते हो ना, तो क्या होता है, देखो ये माइनस है ना, तो माइनस का मतलब y नीचे होता है, क्योंकि y एक्सिस इधर निगेटिव होती है, x की तो वैल्यू वही है। ये क्या हो जाएंगे, आपस में मिरर इमेज हो जाएंगे। मिरर इमेज मतलब कि ये मिरर की तरह काम करेगा ऐसे ऐसे। ठीक है, और यहाँ पे जो पॉइंट्स है ये इसका इमेज यहाँ पे बन जाएगा। तो इसलिए पूछ भी सकता है कि अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है उसका मैंने कॉन्जुगेट लिया, तो कॉन्जुगेट का जो पॉइंट्स होगा कॉम्प्लेक्स प्लेन में या अर्गेंट प्लेन में, वो एक दूसरे के क्या होंगे, एक दूसरे के इमेज होंगे। भाई ये ऑब्जेक्ट है, ये इमेज बना, ये ऑब्जेक्ट है, ये इमेज बन गया, क्योंकि ये दूरी क्या रहेगी, सेम ही तो रहेगी। क्योंकि आप यहाँ से डिस्टेंस फार्मूला भी तो लगा सकते हो, आर की वैल्यू यहाँ से निकाल सकते हो ना, √x² + y², यहाँ से भी आर की वैल्यू सेम आएगी। ठीक है, तो ये दोनों डिस्टेंस बराबर होता है। इमेज कैसे होता है, जैसे आप मिरर से इतनी दूरी पर खड़े हो तो आपका इमेज उतनी दूरी अंदर बन रहा है। ठीक है, ये कंफर्म होनी चाहिए। ठीक है, तो प्यारे बच्चों, थीटा का एक और नाम है जिसको आप बोल सकते हो एम्पलीट्यूड ऑफ जेड। ठीक है, एम्पलीट्यूड ऑफ जेड, जे मतलब जो कॉम्प्लेक्स नंबर आपका है, या आर्गूमेंट ऑफ जे। आर्गूमेंट समझ के बात है, इसकी वैल्यू भी मैंने बताई थी, प्रिंसिपल आर्गूमेंट ऑफ किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का कहाँ से कहाँ तक हुआ, -पाई से ऊपर और जेड तक, यानी -पाई से ऊपर और पाई तक। ठीक है, यहाँ से आता है, देखो -पाई से आर्गूमेंट ऑफ जेड। ये देखो ये पॉइंट्स याद रखना जरूरी है, क्योंकि बेसिक चीज़ है ये, यही प्रिंसिपल आर्गूमेंट ऑफ जे है। ठीक है, बातें क्लियर। इतनी चीज़ें होंगी तो आप समझ पाओगे। यानी ये जो जे की वैल्यू आएगी, यानी थीटा की वैल्यू, वो -पाई से ऊपर और पाई तक, यही प्रिंसिपल आर्गूमेंट ऑफ जे है। तब हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे जिससे हमारा बेसिक कंसेप्ट मजबूत हो जाए। और ये भी याद रखना, जो ये एम्पलीट्यूड ऑफ जे ये थीटा ही को बता रहा है। ठीक है, देखो प्यारे बच्चों, यहाँ पर क्वेश्चंस क्या है कि जो ये जेड है ना, एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, इस कॉम्प्लेक्स नंबर का आपको मॉडुलस बताना है। क्या होगा, आर्गूमेंट जेड क्या होगा। ठीक है, तो भाई मॉडुलस का मतलब आप समझ रहे हो, ये क्या होता है, √x² + y²। अभी पढ़े थे ये आर के बराबर होता था। कैसे, क्योंकि आप अगर इसका किसी कॉम्प्लेक्स पेन में जब रिप्रेजेंट करोगे तो ये वाली वैल्यू क्या है, √3 है, तो √3 किसके करीब होगा, इसके आसपास। माइनस में है तो माइनस इधर होगा, आई थोड़ा ऊपर, यहाँ पे कुछ नहीं है तो हम क्या बोल सकते हैं, आई के बगल में क्या होगा, 1 होगा भाई, 1 होगा। तो ये वाली जो पॉइंट्स होगी करीब यहीं पर कहीं होगी। ठीक है, -√3 1। ठीक है, मान लेते हैं। ठीक है, समझने के लिए। तो यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी होगी वही आर्गूमेंट जेड होता है, या आर होता है। तो यहाँ से जो वैल्यू आएगी देखो, -√3 + 1, आई के बगल में क्या होगा, 1 से
आई में मल्टीप्लाई करो चाहे दुनिया का कोई नंबर में मल्टीप्लाई करो, वैल्यू क्या आएगी, 1 ही आएगी। ठीक है, ये चीज़ें याद रखिएगा। तो यहाँ पर हो गया 3 + 1 यानी 4, तो फाइनली 2, यानी मॉडुलस मेरा क्या आ गया, 2 आ गया। अब अर्ग जेड क्या है, आर्गुमेंट जेड, तो उसको निकालने के लिए आप यहाँ पर थोड़ा सोचना पड़ेगा आपको प्रैक्टिकली। ठीक है, वो क्या सोचना पड़ेगा, देखिए ये जो है ना ये x है और यहाँ पे जो है ये y है, इतनी बातें क्लियर है। तो हम बोलते क्या है कि जो ये x है ये किसके बराबर था, पोलर फॉर्म में भी पढ़े थे, r cos थीटा के बराबर, याद रखिएगा x की वैल्यू r cos थीटा के बराबर थी। ठीक है, अभी हमें r तो मालूम चल गया, r क्या है, 2 है, क्योंकि अभी तो बोला था मॉडुलस ऑफ j इक्वल टू r, यानी यहाँ से डिस्टेंस, ओरिजिन से डिस्टेंस पॉइंट्स की, यही तो बोला था। तो यहाँ पे r की वैल्यू लिख दो 2, तो -√3 cos थीटा, तो cos थीटा की वैल्यू कितनी, यहाँ से cos थीटा इक्वल टू -√3/2। ठीक है, अब माइनस है तो माइनस किस में आता है, या तो सेकंड कोऑर्डिनेट में आएगा या तो थर्ड में आएगा। तो सेकंड कोऑर्डिनेट प्रिंसिपल वैल्यू दे देगा। ठीक है, तो थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, देखो अगर मैं यहाँ पे प्लस रहता तो cos 30 की वैल्यू √3/2 होती है, cos 0 cos 30 √3/2। ठीक है, तो अगर इसका माइनस लेना है तो क्या हो जाएगा, cos 180 माइनस थीटा क्या होता है, माइनस cos थीटा। ठीक है, तो 150 के लिए हो जाएगा। तो 150 का मतलब, अब इसको हमें रेडियन में चेंज करना है तो π/180 कर देंगे। ठीक है, 5/6। ठीक है, और ये किसके वैल्यू है, प्रिंसिपल आर्गूमेंट ऑफ जेड के अंदर आ रहा है कि नहीं, क्योंकि पाई से तो छोटा ही है। ठीक है, इतनी बातें क्लियर। तो इसकी क्या हो जाएगी, आर्गूमेंट ऑफ जेड 5π/6 हो जाएगा। ठीक है, इक्वल टू y। ठीक है, तो इसको बोला है कि इसको आप पोलर फॉर्म में करो। ठीक है, इसको पोलर फॉर्म में करिए। तो हम कैसे करेंगे यही जानना है। तो अगर मान लो कोई लिख देता है z इक्वल टू 0, तो क्या तुम इसको भी पोलर फॉर्म में बदलोगे, नहीं, ये तो होगा ही नहीं साहब। ठीक है, क्योंकि तो कुछ दिया ही नहीं है, इसको नहीं करेंगे। यहाँ पे कुछ दिया है z इक्वल टू i, यानी इमेजनरी पार्ट है, आपको कुछ लग रहा है कि 1 है यहाँ पर। ठीक है, तो हम कैसे करते हैं, आप समझ रहे हो कि x को हम क्या दिखाते हैं, r cos थीटा, और y को क्या दिखाते हैं, r sin थीटा। इतनी बातें क्लियर है आपको। अब हम क्या करते हैं कि जो हमारा कॉम्प्लेक्स प्लेन है या एर्गेंट प्लेन है, उसमें ये तो ओरिजिन होता ही है। अब यहाँ पे x की वैल्यू 0 है और y की वैल्यू क्या है, 1 है, कुछ नहीं है तो 1 है भाई, 1 × i ये होगा ना। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो गया आपका, ये आपका 1 0 और 1 वाला ये पॉइंट्स हो गया। ठीक है, ये तो आपको समझ में आ गया होगा यहाँ तक। ठीक है, अब हम यहाँ से इसकी डिस्टेंस तो भी निकाल सकते हैं, यही तो डिस्टेंस r कहलाएगा, यानी z यानी मॉडुलस ऑफ z। तो मॉडुलस z निकाल लेते हैं। ठीक है, वो क्या हो जाएगा, x² + y²। x की वैल्यू तो 0 है, y की वैल्यू 1 है, तो 1। ठीक है, तो हमारा r कितना हो गया, 2 हो गया। मॉडुलस j को हम r भी बोलते हैं। ठीक है, r 2 हो गया। अब हमें निकालना है थीटा। थीटा कैसे निकालेंगे भाई, तो देखो थीटा निकालने के लिए आप इससे कंपेयर कर सकते हो, यानी r sin थीटा। ठीक है, जो r sin थीटा वो किसके बराबर होगा, 1 के बराबर होगा। ठीक है, इतनी बातें क्लियर, क्योंकि y इक्वल टू हम क्या बोल देते हैं, r sin थीटा, यानी जो ये y की वैल्यू थी उसको हम क्या बोल देते हैं, r sin थीटा। देखो कैसे, मैंने ये लिखवाया था ना, z इक्वल टू क्या है, x + i/। तो x की जगह पर हम r cos थीटा बोल देते हैं, y की जगह पर r sin थीटा बोल देते हैं। ठीक है, तो r sin थीटा इक्वल टू 1, क्योंकि मैंने y को 1 माना। ठीक है, 1 होगा ही, तो sin थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/r। r की वैल्यू आपको मालूम चल गई 1, यानी sin थीटा 1 है। जब sin थीटा 1 है तो थीटा की वैल्यू क्या होगी, आप समझ रहे हो, π/2, यानी आर्गूमेंट ऑफ j क्या होगा, π/2। तो हम आसानी से अब इसका हम पोलर फॉर्म लिख सकते हैं, वो क्या होगा, तो पोलर फॉर्म आपका होगा r की वैल्यू 1, r cos π/2 प्लस i sin π/2। बातें क्लियर, r cos π/2 प्लस i sin π/2। ठीक है, देखो प्यारे बच्चों, हमें समझना है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस जब हो और उसमें क्या हो कि जब d की वैल्यू यानी डिस्क्रिमिनेंट वो <0 हो, तो उस समय हम उसको कैसे सॉल्व करेंगे। अभी इसके पहले तो हम जितने 10th तक पढ़े थे सब रियल वैल्यू आ रही थी, क्योंकि जो x की वैल्यू आ रही थी सब रियल था, 2 3 4 -2। लेकिन अब डिस्क्रिमिनेंट 0 हो गया तो भाई माइनस में रूट आ गया, तो उसको सॉल्व करने के लिए हम किसका हेल्प लेंगे, कॉम्प्लेक्स नंबर का। तो वही हमें समझना है। तो देखो यहाँ पे एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जनरल फॉर्म है। जनरल फॉर्म समझते ही हो, 2x² + 3x + 9। ठीक है, देखो प्यारे बच्चों, ये 0 के बराबर है। मान लिया मैंने इसका एक एग्जांपल ले लिया। ठीक है, इसमें हम d की वैल्यू निकालते हैं, तो b² - 4a × c।
ये तो डी निगेटिव आ गया, तो जब डी निगेटिव आ गया तो रूट्स आप निकालना आसान नहीं, क्योंकि आपको एक्स की वैल्यू मालूम है। कैसे निकालते थे, मालूम है फार्मूला, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी बाई 2a। आप इसका डेरिवेशन भी क्लास 10 पे पढ़े होगे, ठीक है। तो आप इसको एक बार डिराइव करके भी देख सकते हो, आप बेसिक डेरिवेशन जानते हो, क्लास 10 पे हुआ होगा। तो माइनस बी मतलब -3 प्लस माइनस ये बाई 2a मतलब जो आपकी a की वैल्यू है, n2 2 4, ठीक है। माइनस बी प्लस माइनस डी की वैल्यू ये। तो अब क्या आप इसको कह सकते हो कि ये रियल नंबर है? नहीं कह सकते हो, क्योंकि स्क्वायर रूट में माइनस आ गया। तो जब माइनस आ गया तो हम कहाँ माइनस निकाल पाते हैं? पढ़े थे अभी 10 तक नहीं पढ़े थे। तो अब हम क्या करेंगे, कॉम्प्लेक्स नंबर की हेल्प से इसको भी सॉल्व कर देंगे। देखो कैसे। तो आप जानते हो कि भाई इसी को मैं बस बता रहा हूँ आपको। देखिए रूट, बस यही ना एक आपका मेजर प्रॉब्लम है कि ये सॉल्व हो जाए। तो यहाँ पर माइनस है, तो माइनस का मतलब क्या होता है, हम इसको लिख सकते हैं 99 इंटू -1 लिख सकते हैं। अभी आप पढ़े थे कि 99 आई स्क्वायर लिख सकते हैं। जैसे ही आप करोगे तो ये रूट हो जाएगा और आई की वैल्यू बाहर आ जाएगी, आई रूट 99। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या हो जाएगा, ये वाला -3 प्लस माइनस आई रूट 99/4, ठीक है। तो एक रूट्स क्या होगा आपका, दो रूट्स होंगे ना। कैसे दो रूट्स होंगे, देखो जैसे एक बार प्लस लेके एक बार माइनस लेके, तो दो रूट्स कौन कौन होंगे, -3 प्लस रूट 99i/4 -3 प्लस आई माइनस, क्योंकि देखो एक बार प्लस लीजिएगा एक बार माइनस, तो फाइनली आपके दो रूट्स निकल गए, ठीक है। तो कॉम्प्लेक्स नंबर के हेल्प से अगर d की वैल्यू लेस देन 0 थी तो हम अब सॉल्व कर ले रहे हैं। कैसे? क्योंकि हमें i नाम का एक टर्म्स मिल गया जिसको आयोटा बोलते थे, यानी इमेजनरी है। i की वैल्यू क्या थी, रूट -1 के बराबर थी। तो उसके हेल्प से हमने जिसकी भी d से वैल्यू नीचे थी उसको हम सॉल्व कर सकते हैं। ये सब इमेजनरी है, यानी कॉम्प्लेक्स नंबर है, ठीक है। जनरल में इमेजनरी भी बोल सकते हैं क्योंकि इमेजनरी पार्ट्स है उसमें, ठीक है। तो आप किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का आप सॉल्यूशन दे सकते हो, चाहे वो रियल हो चाहे वो इमेजनरी हो, ठीक है। कि आपने तरीके समझे। देखो प्यारे बच्चों, क्वेश्चन क्या है, बोला है कि सॉल्व फॉर एक्स, यानी एक्स की वैल्यू के लिए सॉल्व करिए। तो पहले तो हम डी चेक कर लेते हैं, डी क्या होगा। तो आप जान रहे हो ax² यानी ये 1 होगा, बी भी क्या होगा 1, क्योंकि भाई 1 से दुनिया का किसी नंबर में मल्टीप्लाई करो हमेशा क्या आएगा, वही वैल्यू आएगी। 1 में x से करो तो x ही आएगा, 1 में x² से करो तो x² आएगा, ठीक है। तो डी क्या हो जाएगा, b² -4a इंटू सी, ठीक है, 1 माइनस। अब देखो ये रूट 2 इसको कैंसिल कर देगा। कैसे करेगा आप जान रहे हो, पढ़े भी होगा कैसे कराते हैं। देखो 4/√2 है ना प्यारे बच्चों, तो इसको हम तोड़ सकते हैं। 2 2 जा 4। अब दो किससे मिलके बना होगा, दो √2 ही से तो मिलके बना होगा, तो एक गायब हो गया तो बच्चा क्या, 2√2 बचा, ठीक है। यहाँ पर हमने ये लिख दिया। तो ये क्या तुम्हें लग रहा है, 1 से ये स्मॉलर नहीं होगा, 0 से छोटा नहीं होगा भाई 0 से, क्योंकि ये वाला पार्ट तो इससे बड़ा है। अगर आप √2 की वैल्यू निकालो, ठीक है, स्क्वायर रूट तो 1.44 के करीब आता है, ठीक है, 1.41 के करीब आता है। तो 1.4 से इसमें मल्टीप्लाई करो, 2.7 यानी निगेटिव वैल्यू देगा। तो अब हम इसको सॉल्व कैसे करेंगे, यही सोचना है, ठीक है। तो आप क्या लिखते हो, x के लिए -b, ठीक है, हमने माइनस भी लिखा, प्लस माइनस √b² यानी d, तो d की वैल्यू सीधे ये लिख दो /2a, a का मतलब तो 1 ही है, ठीक है। अब मेन चीज़ है कि ये निगेटिव अंदर आ गया, इसको हम कैसे पॉजिटिव बनाएंगे यही सोचना है, ठीक है। सकते हैं हम क्या कर सकते हैं, इसको पॉजिटिव बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं, माइनस आगे लगा दो और पूरी चीज़ें चेंज कर दो। इतनी बातें क्लियर। /2, ठीक है, हो गया यहाँ तक, ठीक है। अब देखो ये चीज़ें समझोगे तो मैंने माइनस क्यों लगाया, क्योंकि अब समझ में आएगा। क्योंकि यहाँ पे तो ये चीज़ें ऐसी दिख रही थी, ये तो हमें समझ में आ रहा था निगेटिव है, लेकिन एक माइनस हम लगा देंगे तो माइनस हमें एक आइडिया क्लियर हो जाएगा कि हम आई की वैल्यू रख सकते हैं। अभी देखो ये कुछ चेंज नहीं हुआ है, इससे मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस आ गया, फिर इससे करोगे तो माइनस माइनस प्लस, यानी सब चीज़ें बराबर हैं अभी, ठीक है। तो अब यहाँ से आप क्या बोल सकते हो, -1 प्लस -1 भी लिख सकते हो ना इसको, माइनस को, यहाँ पर 2√2 -1 हो गया /2। अब -1 के √-1 के मतलब मालूम ही आपको क्या होता है, आई। तो -1 प्लस माइनस आई ब्रैकेट में 2√2 -1/2, ठीक है। ये तो x की वैल्यू है, लेकिन x के दो सॉल्यूशंस होंगे, एक बार प्लस लेंगे एक बार माइनस लेंगे। तो प्लस में क्या हो जाएगा आपका, -1 प्लस
2√2 -1/2। दूसरा क्या हो जाएगा -2√2 -1/2। ठीक है, तो दो सॉल्यूशन, एक सॉल्यूशन से एक सॉल्यूशन से। ठीक है, तो मेन पॉइंट समझना जरूरी है कि हमें करना क्या है। जैसे यहीं पर वो चटकेंगे, ठीक है, कि उनको समझ में नहीं है कैसे मैं आई लगाऊं। तो आई लगाने के लिए पहले आपको इसको वैल्यू को, ये छोटा है ना, 0 से छोटा है, तो 0 से बड़ा बनाने के लिए माइनस लगाना पड़ेगा। तो ऐसे लगाया तो देखो ये 0 से बड़ा बन गया, लेकिन आगे माइनस आ गया, तो माइनस को हम -1 भी बोल सकते हैं भाई, क्योंकि 1 से किसी नंबर मल्टीप्लाई करो वही रहेगा। ठीक है, तो -1 अंडर रूट -1 की वैल्यू भी पड़े हो, क्या होता था आपको याद होगा, आई के फॉर्म में। ठीक है, बातें क्लियर। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।